हेलो एवरीवन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में जानते हैं। प्रियम्बल एक्चुअली है क्या, उसे क्या पर्पस है, क्या वो कहता है, एक्सेट्रा। और इसे रिलेटेड कुछ केसेस देखेंगे। जैसे किसी भी बुक की स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में एक पेज होता है जिसे हम बोलते हैं प्री पेज। ठीक उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग में पेज है उसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पेज है? इसे और डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको बस इस तरह जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक इंट्रोडक्शन, यानी ये ऐसा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिफ्लेक्ट करता है उसकी समरी को, यानी एक तरह से कि सार पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एक मूल है, क्या एक बेसिक थॉट है, वो इसमें रिफ्लेक्ट करता है। और इसके साथ साथ समरी के अलावा ये भी बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या ड्रीम था या क्या ड्रीम थे और क्या एस्पिरेशन थे रिगार्डिंग, यानी वो क्या सोचते थे कि किस तरह की हम फाउंडेशन देंगे इस देश को। ठीक। अब जो कंक्लूजन है उसे ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो प्रियम्बल है वो एक की है, यानी एक चाबी है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के माइंड को पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक। ये स्लाइड्स आपके रेफरेंस के लिए सुझो। अब आइए देखें कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दिया गया है। ये प्रियम्बल रहा जिसे हिंदी में उद्देशिका कहता है। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रियम्बल सबसे पहले कहाँ या किस में चलता या किस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ था। यूएस जानते हैं दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें यह पहली बार प्रियम्बल यूज हुआ था। ठीक। यानी प्रियम्बल से स्टार्टिंग हुई थी। यही प्रैक्टिस बहुत सारी कंट्रीज ने किया। और कंट्रीज के अलावा एक बहुत नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका चार्टर में भी प्रियम्बल यूज हुआ है। ठीक। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या जो प्रियम्बल है, इसे ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे फाइनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका एक असम्पशन ये है कि हमारे प्रियम्बल ने बहुत सारा एक्सपीरियंस यूज़ किया बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से, यानी हमने डिराइव किया है वो एक्सपीरियंस बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसके बेसिस पे हमने अपना प्रियम्बल लिखा है। हालांकि फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा प्रियम्बल ये माना जाता है कि मोस्ट फाइनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, मोस्ट फाइनली रिटन प्रियम्बल। ठीक। अब ये यूनाइटेड नेशंस और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की एक कॉपी, एक तरह से बोल सकते हैं पहले पेज की एक फोटो है। ठीक। इसमें जैसे आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का क्या है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सिमिलरली प्रियम्बल टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलर वर्ड्स यूज हुए हैं दोनों में। देखेंगे आप कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और यूएस में ये लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और बहुत सारे टर्म जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख रहे हैं जस्टिस की बात की गई है, ट्रैंक्विलिटी एटसेट्रा, वेलफेयर, लिबर्टी। और सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस में भी ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब प्रियम्बल के क्या कंपोनेंट हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के चार कंपोनेंट्स हैं, या इंग्रेडिएंट्स भी बोल सकते हैं। वो चार क्या हैं? पहला, ये बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है पीपल। यानी पहली लाइन जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसे शुरू होता है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी यानी कहाँ से अथॉरिटी डिराइव करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो है पीपल, लोगों से। दूसरा, प्रियम्बल बताता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, यानी इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। अब वो कैसे? उसमें जो पांच इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये पांच। ठीक। ये पांच वर्ड्स दिए गए हैं जो कि एक तरह से डिफाइन करता है नेचर, यानी हमारा देश सॉवरेन है, हमारा देश सोशलिस्ट नेशन रखता है, हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ये नेचर है। सिमिलरली तीसरा पॉइंट ये है कि ये ऑब्जेक्टिव्स बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। इन सब वर्ड्स को हम बाद में देखेंगे।
और चौथा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसमें दिया है वो डेट ऑफ अडॉप्शन। ठीक, अडॉप्शन की डेट, यानी जब वो इनैक्ट हुआ था और अडॉप्ट हुआ था, जो कि है नवंबर 26 तो 1949। ठीक। अब इसके अलावा मैंने जो स्लाइड में मेंशन किया है कि हम इन कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ऐसे कीवर्ड्स को समझेंगे। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1976 में आया था, उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। हम आते हैं एक एक वर्ड की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सोवरेन। ठीक, कीवर्ड सॉवरेन का ये मतलब होता है कि इंडिया ना तो किसी पे डिपेंडेंट है और ना किसी भी कंट्री की डोमिनियन। ठीक, डिपेंडेंट का मतलब ये होता कि हमारे लॉज कोई और बना रहा है, उन्हें इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव का काम कोई और, जुडिशरी का काम भी कोई और कर रहा है, कोई और देश जिसके हम डिपेंडेंट हैं। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि हम लेजिस्लेट तो खुद कर रहे हैं, जो हमारा लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, वो काम तो कर रहा है, लेकिन ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है, फाइनल अथॉरिटी कोई और है। यानी फॉर एग्जांपल जो स्टार्टिंग में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो डिमांड थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, उसमें वो ब्रिटेन का एक डोमिनियन स्टेट होता है, यानी कि ब्रिटेन की डोमिनियन कंट्री होती है। ऐसे केस में जो भी लेजिस्लेचर बनाता है या एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करने को डिसाइड करता है, उसकी फाइनल अथॉरिटी ब्रिटेन में होती है। ठीक, यानी कोई लॉ इंडिया ने बनाया तो फाइनल सैंक्शन उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट करता है, तब हम कहते हैं कि इंडिया डोमिनियन है। तो सॉवरेन का मतलब ये है, ना तो डिपेंडेंट है ना ही डोमिनियन है इंडिया किसी भी देश का। ठीक, यानी एक तरह से सोवरेनिटी का ये मतलब है कि कोई और अथॉरिटी नहीं है इंडिया के ऊपर, यानी इंडिया सोवरेन है, इंडिया अपने बारे में सब कुछ, सारे फैसले ले सकती है, सब कुछ अपने से सोच सकती है। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है पीपल, यानी पीपल आर अबव एवरीथिंग। ठीक, ये है सोवरेनिटी। अब जैसा कि अगर आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में, तब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया इसका एक तरह से फाउंडिंग मेंबर्स में इसका नाम आता है फिलहाल। अब पॉइंट ये है कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद भी भले यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, लेकिन इसकी सोवरेनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही यूएन की सिर्फ बात हो रही है, बात हो रही है कि इंडिया डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर है या फिर आईएमएफ का मेंबर है या किसी का भी मेंबर है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, तो सोवरेनिटी कहीं उसकी कम नहीं हो रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके डिसीजंस को थोड़ा इन्फ्लुएंस किया जाता है, लेकिन वो सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक, एक तो ये मायने हुए। दूसरे मायने ये हुए कि इंडिया सॉवरेन स्टेट है, इसलिए वो कोई भी टेरिटरी इंडिया की या टेरिटरी का पार्ट किसी को दे सकता है। ठीक, इंडिया कैन सीड या एक्वायर करता है कोई फॉरेन टेरिटरी, इंडिया अपने अपने देश में लेता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था, ठीक, 2015 में। सॉवरेन का ये मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड पे, जिसको है सोशलिस्ट। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया पहले सोशलिज्म पर इंक्लाइंड नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल में भी हम देखे होंगे, या एक तरह से आप जानते ही होंगे कि इंडिया का सोशलिस्ट इंक्लिनेशन पहले से था। फिर हम उसके बाद में भी, यानी फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमने इसको देखा है। दूसरा, जो हमारे 5 ईयर प्लान हैं वो भी एक तरह से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया पहले से सोशलिस्ट इंक्लिनेशन था, और 1976 में उसे और एक्सप्लिसिट फॉर्म में बता दिया गया। ठीक, अब सॉवरेन का एक्चुअली सोशलिस्ट का मतलब होता क्या है? सोशलिस्ट का मतलब ये होता है कि, या सोशलिज्म में जो आइडियोलॉजी है उस वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं, सोशलिस्ट उससे डिराइव किया गया है। तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है
तो ये मानता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ठीक, यानी सोशलिज्म एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ है। तो प्रॉपर्टी होगी किसकी? वो होगी सबकी, यानी एक तरह से कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी उसकी। यानी जैसे हमने पहले देखा कि कोई पहले भी जानते हैं इंडियन सोसाइटीज में भी ऐसे ही था कि कोई भी लैंड है वो सबका था, उसमें किसी का पर्सनल एक तरह से ओनरशिप नहीं थी। वो तो जमींदारी सिस्टम आई तो हमने इस चीज़ को देखा। फिलहाल सोशलिज्म पे आते हैं। तो इंडिया सोशलिज्म की तरफ पहले से इंक्लाइन रहा है। अब इंडिया में कौन किस तरह की सोशलिज्म देखी जाती है? इंडिया के में एक तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को देखा जाता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि हम एक तरह से जो कम्युनिज्म वाला सोशलिज्म है उसको नहीं मानते, और इसका फेथ है मिक्स्ड इकोनॉमी का। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हम इसमें पब्लिक का भी कुछ रहेगा और प्राइवेट का भी कुछ रहेगा हिस्सा। यानी जो दोनों सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, वो को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, साइड बाय साइड। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो एम क्या करता है कि हम पॉवर्टी को एंड करें, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, यानी डिजीजेस कम हो, और इसी तरह इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना हो, एक्सेट्रा। यानी हमारी जो स्कीम्स है, चाहे मिड डे मील हुई एट्सेट्रा, और जो हेल्थ के रिगार्डिंग है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इस तरह इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो भी हमारे स्टेट या गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, जो भी स्कीम्स आती है, वो एक तरह से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एग्जाम्पल है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, उसने कुछ हद तक डाइल्यूट कर दिया है इस चीज़ को, लेकिन पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं किया गया है। और अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को भी देखें तो सोशलिस्ट या सोशलिज्म एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है केशवानंद भारती केस में, और इसके बाद के केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया या उसमें एडिशन किया गया। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है सेकुलर। अब सेकुलर का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये कि सेकुलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल का एक तरह से पार्ट बना। ठीक, सेकुलर को हिंदी में यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, ये भी आपको एक ध्यान देने वाली बात है आपकी। ठीक, अब अगर वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, क्या इंडिया उससे पहले सेकुलर नहीं था? ऐसा नहीं है, इंडिया उससे पहले सेकुलर था, जो कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। जो कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जब वो उसे फंडामेंटल राइट बना रहा है, इसका मतलब पहले से ही सेकुलरिज्म एक तरफ से रहा है। तो सेकुलरिज्म बाद में ऐड करके वो बस उस चीज़ को और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर में सेकुलरिज्म भी एडेड है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक, अब सेकुलरिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। सेकुलर जो वर्ड है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग मीनिंग रखता है। यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है और इंडियन कॉन्सेप्ट अलग है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में रिलीजन को स्टेट से सेपरेट किया जाता था, यानी स्टेट की एक्टिविटीज में रिलीजन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सिमिलरली रिलीजन का, क्योंकि स्टेट को कोई लेना देना नहीं है और स्टेट भी उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, या उससे कोई लेना ही देना नहीं है, सबको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की भले ही छूट हो, लेकिन गवर्नमेंट में वो कहीं भी उसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, जब इंडियन कॉन्सेप्ट की बात आती है सेकुलरिज्म की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थॉट प्रोसेस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का भी ये मानना था, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम सभी रिलीजन्स को रिकग्नाइज करते हैं। ठीक, लेकिन फेवर किसी को नहीं करते हैं। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट है। यानी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एक तरह से ये कहता था कि रिलीजन से कोई लेना नहीं, रिलीजन का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया में रिलीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इंडिया का ये मानना है, इंडियन कॉन्सेप्ट का ये देना लेना है सेकुलर से, कि वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, न फेवर करेगा। बस वो किसी और को
एक तरह से फेवर या वो नहीं करेगा या प्रमोट नहीं करेगा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि स्टेट रेगुलेट कर सकता है रिलीजन को। ठीक। अब आते हैं अगले टर्म पे, जो कि है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ये वर्ड तो पहले से एडेड था, पहले से मेंशन था प्रियंका। डेमोक्रेसी का ये मतलब है रूल बाय पीपल। और अगर एक फेमस कोट देखें, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल को डेमोक्रेसी माना जाता है। ठीक। फिलहाल हम सिंपल वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी है रूल बाय पीपल, यानी हर इंसान अपने लिए फैसला ले सकता है और वो कलेक्टिव फैसला देश का फैसला है। यानी लोग, या ये कहें जनता या पॉपुलेशन बोलूं, ये इन्वॉल्व होते थे डिसीजन मेकिंग में, तब हम बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। अब कैसे इन्वॉल्व होंगे? दो तरीके हैं। एक, यानी डेमोक्रेसी दो टाइप की है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हम लोअर लेवल पे इंडिया में देख सकते हैं अभी भी, कि सभी लोग अपना फैसला बताते हैं और उस बेसिस पे कोई भी लॉ या कोई भी एक्शन लिया जाता है। इनडायरेक्ट में जब फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जैसे इंडिया की बहुत ज़्यादा है, तो हम डायरेक्टली किसी भी डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट की पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यानी ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी दो तरीके से दिखाया गया है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट, या एक तरह से ये बोलें कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एक ही में होता है। यानी एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जबकि प्रेसिडेंशियल में थोड़ा सा अलग होता है। वो हमने चीज़ें एक तरह से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी अलग अलग जगहों को समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पे बस ये समझने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय पीपल। ठीक। यानी लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ये दो तरीके का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में जब हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो सकता है या पार्लियामेंट्री फॉर्म हो सकता है। ठीक है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हम यहाँ यही देते हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो। और इंडिया की बात आती है तो वो एक वैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मानता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज़ ये है कि डेमोक्रेटिक वर्ड को ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है, जो ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है। ठीक। अब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सबको वोट करने का अधिकार है, सबका नाम वोटर लिस्ट में है और सबका वोट बराबर है एक तरह से। इस ये सब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है। सोशल डेमोक्रेसी की बात ये है कि हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश की जाती है, तो हम बोलेंगे सोशल डेमोक्रेसी है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये है कि एक तरह से इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की है, यानी सबको अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड का या प्रोफेशन का या का। ठीक। तो इन सारे डिसीजंस में अगर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है इंडिया में। ठीक। अब आते हैं रिपब्लिक पे। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक, जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटी को देखते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, तो हम ये कहते हैं ये दो तरह की होती है, एक होता है रिपब्लिक, एक होता है मोनार्की। मोनार्की में किंग या क्वीन होते हैं। ठीक। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होता है, जबकि मोनार्की में जो किंग और क्वीन ही है हेड ऑफ स्टेट। तो ये हेड ऑफ स्टेट या तो हेरिडेटरी होता है या फिर कुछ ही लोग चलते हैं इसको। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन में अभी भी मोनार्की है। ठीक। ब्रिटेन में एक बार फिर से इसको साफ करने की कोशिश करता हूँ। डेमोक्रेटिक पॉलिटी is either
मोनार्की और रिपब्लिक। तो जैसे मैंने बताया कि हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। एक और डिफरेंस है कि मोनार्की में ये हेरिडेटरी के थ्रू चलता है जनरली, और इंडिया में ये ऐसा होता है कि इसे हम हर बार रख सकते हैं अलग अलग लोगों में से, जो भी हमें ऑप्शंस अवेलेबल। तो इंडिया एक रिपब्लिक है, हाँ बिल्कुल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, भले ही वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हों। ठीक, ये दिया हुआ है मोनार्की हेड ऑफ स्टेट पोजीशन सफिशिएंट। रिपब्लिक में हेड ऑफ स्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए, यूएस बीस में मौजूद है। अब इसके दो और मीनिंग्स हैं, यानी अगर इंडिया रिपब्लिक है तो हम रिलेट करेंगे आराम से, और हम इस ब्रिटेन से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक का मतलब ये है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी या सुपीरियोरिटी या एक्सट्रीम पावर किसके पास है, सुपीरियर पावर वो है पीपल के पास, जबकि उसमें किंग के पास होता है। ठीक, और दूसरा अगर हम प्रिविलेज की बात करें तो प्रिविलेज क्लास जो होता है वो मोनार्की में होता है, रिपब्लिक में नहीं होता है। ठीक, यानी एक तरह से पब्लिक ऑफिसेस बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबके लिए ओपन होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टर्म जस्टिस की। जस्टिस को समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब ये है, जिसे हम हिंदी में न्याय बोलते हैं, कि जो भी व्यक्ति जो डिजर्व करता है, जो उसकी क्षमता है, वो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई इंसान गलत करता है तो हम ये कहते हैं कि जस्टिस तब होगा जब उसे इस चीज के लिए पनिश किया जाएगा। ठीक, अब सबके लिए जस्टिस का मतलब, न्याय का मतलब अलग हो सकता है। यानी अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसका नजरिया अलग हो सकता है जस्टिस का। सिमिलरली जो जज है, जो कोर्ट ऑफ लॉ में है, उसका नजरिया अलग हो सकता है, और जिसने क्राइम किया है उसका नजरिया अलग हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो वो डिजर्व करता है वो उसे मिलता है, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू मिलना चाहिए। ठीक, हम एक सिविलाइज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं या मॉडर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस के रिगार्डिंग कुछ नियम बने। ठीक, अब हम प्रियम्बल की अगर बात करें तो प्रियम्बल में जस्टिस की बात करता है, लेकिन वो बोलता है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी तीनों होना चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे कि आर्टिकल 15 में है, आर्टिकल 17 में है। ठीक, एटसेट्रा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें, यानी एक तरह से इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। ठीक, तो ये चीज़ें हम डीपीएसपी में भी देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी कैसे कुछ पॉइंट्स हैं, और सिमिलरली और सारी प्रोविजन हैं। और पॉलिटिकल जस्टिस का ये मतलब है कि जो इक्वल वोटिंग का अधिकार है प्लस सबका नाम है, ये एक तरह से जस्टिस भी है। यानी इससे पहले जो हमने टर्म देखा था उसमें भी हमने ये बताया था कि डेमोक्रेसी तभी सही है जब सबको मौका मिले, लेकिन जस्टिस भी एक तरह से उसे कॉम्प्लीमेंट करता है डेफिनेशन को फुल करने में। ठीक, अब इंडिया में क्या है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट की क्यों बात बहुत ज़्यादा हुई है, वो इसलिए क्योंकि एक सेक्शन हमेशा डिस्क्रिमिनेट हुआ है। ठीक, और चाहे वो, और उसके स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं, चाहे वो एस सी हो, चाहे एस टी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वुमेन एक्सेट्रा। ठीक, तो सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी अलग से प्रिविलेज किसी और को नहीं मिल रहा है, सब बराबर है। भले ही वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए बोलता है, जैसा कि हम आर्टिकल 15 में देखेंगे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 14 में भी उसका मेंशन है इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इक्वलिटी बिफोर लॉ के अथॉरिटी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है जो यूज होता है अक्सर पॉलिटी में, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस।
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसे कहते हैं? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है। और ये आइडियाज हमने रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर इंक्लूड किया है। अब आते हैं टर्म लिबर्टी पे। लिबर्टी जैसा कि हमें पता है इसके यूसेज से कि ये एक तरह से रिस्ट्रेंट्स के यानी किसी भी तरह के रोक टोक से, बेवजह रोक टोक से छुटकारा दिलाता है। यानी किसी भी तरह का बेवजह का हमें रोक टोक नहीं चाहिए हमें। जो रेस्ट्रेंट्स यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हों लेकिन रीजनेबल हों, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये है, रेस्ट्रेंट का मतलब कि कोई रोक टोक ना हो लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यानी हम हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइसेंस है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमें सही लगे। वो लिमिटेशंस हम आर्टिकल वाइज देखेंगे। फिलहाल इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं लिबर्टी में। बस ये है कि ये लिबर्टी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। अब क्वालिफाइड का क्या मतलब है कि सर्टेन कंडीशंस में एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच है इसके साथ। ठीक। और ये आइडियाज हमें चाहे लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है, समझ वो स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए किसी को, यानी सब बराबर हैं, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी टर्म्स हैं वो एक तरह से एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम स्पेशल डेफिनेशन होगी और कहीं ओवरलैप नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक। इक्वलिटी मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यानी कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। ठीक। और सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अब सिविक इक्वलिटी कैसे होगी? जैसा कि आर्टिकल 15 में मिलता है, तो आर्टिकल 14 से लेके 18 मान लीजिए। ठीक। इसी तरह पॉलिटिकल इक्विटी के बारे में, इक्वलिटी की बात करें, पॉलिटिकल इक्वलिटी आर्टिकल 325 और 326 में है, जब हम इलेक्टोरल रोल्स वगैरह इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह डीपीएसपी और डायरेक्टली प्रेफरेंस स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 एक्सेट्रा में हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं, जिसमें लाइवलीहुड की बात कही गई है। इसके अलावा भी कई सारे प्रोविजंस हैं, यहाँ पे मैंने बस यही मेंशन किया है सिंपल टर्म्स में एग्जाम्पल देने के लिए। अब आते हैं टर्म पे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जैसा कि वर्ड बता रहा है, इसके हिंदी में जैसे भाईचारा या ब्रदरहुड इसको बोलते हैं, उसके एक तरह से सेंस ऑफ ब्रदरहुड को हम फ्रेटर्निटी बोले। ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशन फीलिंग प्रमोट करता है फ्रेटर्निटी कैसे? जैसे सिंगल सिटीजनशिप हुई, जब हम आर्टिकल 19 में पढ़ेंगे तो राइट टू डिसाइड और सेटल की बात जब करेंगे एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे नियम या प्रोविजन हैं, सॉरी, जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे जाएंगे तो आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है साफ तौर पे कि हमें हार्मनी प्रमोट करनी है और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को भी प्रमोट करना है। ये मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ चीज़ें मेंशन्ड हैं। ठीक। अब आते हैं फ्रेटर्निटी के अगली स्लाइड पे, जिसमें ये दो चीज़ें इंश्योर करता है। क्या? पहला, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और दूसरा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक। यानी ये दो चीजें मेंशन करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक नेशन के लेवल पे। ठीक। इसमें इंटीग्रिटी जो है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब के एम मुंशी जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में थे, उनका ये मानना था कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट की बात करें। हम बात ये भी करते हैं कि हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है
वो सेक्रेड है। ठीक। इसी तरह आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज में है, उसमें एक जगह डिग्निटी ऑफ वुमेन भी मेंशन है। ठीक, जब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज तो हम समझ पाएंगे उस चीज़ को। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नाम मैंने मेंशन किए हैं जो आप देख लीजिएगा। अब हम इसको मतलब एक तरह से इसकी जो जिस है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक लोग थे पंडित ठाकुरदास भार्गव। उनका ये मानना था कि वो प्रियम्बल के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल की। वो हॉरोस्कोप है, कुंडली है हमारे देश की, जो हमारा सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसकी। ठीक, इन्होंने एक शब्द टाइप का यूज कर दिया है। और इनका ये मानना था कि ये प्रेशियस पार्ट है, मोस्ट प्रेशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब इसके अलावा एक और नाम है सर अर्नेस्ट बेकर, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनका ये मानना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक की नोट है। ठीक। अगर ये पूछा जाता है किसने किसने क्या कहा तो आप ये ऑप्शन पूछ सकते हैं। बाकी बिना नाम के भी आप ये याद कर सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो हॉरोस्कोप है, जो प्रीशियस पार्ट है, एक सोल है और की नोट है। और सिमिलरली एम हिदायतुल्लाह जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने भी इसको सोल बोला है और ये बताया है, सर सोल है और बताया है कि ये जो पैटर्न है हमारे सोशल सोसाइटी के, सॉरी पॉलिटिकल सोसाइटी का जो पैटर्न है उसका, उसके बारे में बताता है या ये ले डाउन करता है हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी के पैटर्न को। अब पर्पस क्या है? पर्पस जो हमने चार कंस्टिट्यूंट है उनसे भी निकाल सकते हैं फिलहाल तो, कि ये बताता है कि पीपल सॉवरेन है अल्टीमेट और डिराइव करते हैं अथॉरिटी इसी से, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं अथॉरिटी। और प्रियम्बल जो बेसिक फिलोसफी है, फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं उनको एक तरह से उस पर बेस्ड है। और जो नोबल विजन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं फाउंडिंग फादर्स के, उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अब आते हैं अगली स्लाइड पे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई सारे केसेस हुए हैं जिसको हम देखेंगे। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रेडिशनली इसका आंसर नो दिया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है। यानी अगर कोई किताब है उसका हम प्रीफेस फाड़ देते हैं या हटा देते हैं तो क्या बुक पे कोई असर पड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह ये जवाब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आता है कि अगर प्रेमर को हटा देते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी खत्म हो जाती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिमिलरली क्या प्रियम्बल किसी भी ऑर्गन पे या किसी भी बॉडी पे कोई अलग से पावर इम्पोज पावर देता है, उन्हें पावर करता है या या किसी तरह की छूट देता है, ऐसा कुछ नहीं। क्या ये जस्टिफाइबल है, जस्टिफिएबल है, यानी कोर्ट से कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हैं? नहीं। तो ये सारे व्यूज जो हैं वो बेरुवारी यूनियन में, बेरुवारी यूनियन केस में 1960 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। इसमें उन्होंने माना था इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को समझने के लिए प्रेम्बल बहुत जरूरी है। और कहीं भी ऐसा है किसी प्रोविजन में या कई सारे प्रोविजन में जब एम्बिग्विटी आ जाती है या एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, प्रियम्बल हमें समझाने की कोशिश करता है या हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि कौन से इंटरप्रिटेशन को हम सही मानेंगे, कौन से को गलत मानेंगे। फिर भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना। ठीक। हालांकि बाद में केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में था, उसको बताया गया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक। ये आपने मेंशन किया है बेरुवारी यूनियन के 1960 का। ठीक। अब केशवानंद भारती में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये उसका पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, कि जो भी विजन थे हमारे फाउंडिंग फादर्स के या कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक। सिमिलरली एलआईसी का जो केस था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक। अब इन सब के अलावा दो चीज़ें मानने
मानना हमें बहुत ज़रूरी है, या जो चीज़ें हम समझने की वो दो चीज़ें क्या है। पहला, प्रियम्बल ना तो कोई सोर्स ऑफ पावर देता है किसी को। दूसरा, इसी में है कि ना वो किसी तरह का प्रोहिबिशन देता है, सब पार्ट। अब दूसरा, ना तो ये जस्टिफिएबल है, ना एनफोर्सेबल है। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उन्होंने ये भी माना कि अमेंडमेंट की जब बात उठी कि क्या इसको अमेंड कर सकते हैं, और जैसा कि इसके पहले आपने समझा ही होगा कि हमने बोला कि 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में तीन चीज़ें ऐड हुई थी, इसका मतलब हम इसे अमेंड कर सकते हैं, ये तो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये अमेंडमेंट बेसिक फीचर्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं छेड़छाड़ करती, यानी उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक। अब आगे साइड पर ये यहाँ पे जैसे मैंने mention कि कोई अमेंडमेंट हम बेसिक फीचर्स के बाहर नहीं कर सकते, और जो तीन वर्ड ऐड थे एक तरह से एग्जाम्पल है चीज़ का। बाकी अभी कोई क्वेरीज या सजेशन हो, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर वेरी वेलकम। और ऐसे ही हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से समझा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, उसके बाद ही थैंक यू वेरी मच।